जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जनन स्वास्थ्य के बाद ये जो मानव जनन का अध्ययन कर रहे थे उसी का एक अगला टॉपिक देखते हैं और यह है पुरुष जनन तंत्र से संबंधित, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित। आज हम लोग देखेंगे कि शरीर में स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है। सामान्य अर्थों में हर एक व्यक्ति सोचता है या कहीं से पढ़ता है कि स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है, विरसन के अंदर होता है, जो सही भी है। और अक्सर परीक्षा में जो वनडे एग्ज़ाम होता है, पीटी का हो या बहुत सारे ऐसे कंपटीशन का एग्ज़ाम है या पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसमें पूछा जाता है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि विरसन, टेस्टिस। ये सही है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, मतलब विरसन के अंदर स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, स्पर्म को भोजन कौन देता है, स्पर्म कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये एक थोड़ा सा टफ सवाल है और इसके लिए थोड़ी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसके लिए हमें अच्छे से समझना होगा। तो चलिए आज हम समझते हैं टेस्टिस के अंदर का पार्ट, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग टेस्टिस का टीएस काट कर देखे थे और उसमें कहाँ क्या होता है उसको देखे थे। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर टीएस काट एलएस देखे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि टेस्टिस ये हम लोग बनाए भी थे, उसको एक बार सिर्फ रिपीट करने के लिए ताकि आप लोग को याद रहे, है ना। क्योंकि अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे का अगर टॉप नहीं हम लोग देखें तो आगे समझने में दिक्कत होगी। तो उसको समझाने के लिए हम एक बार फिर से क्या करते हैं, उसका रिपीटेशन कर लेते हैं बस 1 मिनट में। देखिए ये टेस्टिस है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में 2 टेस्टिस होता है। कोई भी पुरुष है उसमें 2 टेस्टिस होता है सामान्यतः, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति में एक ही टेस्टिस होता है। तो एक ही टेस्टिस होने से क्या होगा कि उसका नॉर्मल जो सेक्सुअल लाइफ है, उसका जो पति पत्नी के साथ जो रिलेशन है या संतान उत्पत्ति करने का जो क्षमता है, उसमें कोई कमी नहीं आता है। लेकिन बहुत सारी जगह दिक्कत होती है, जैसे सेना की बहाली में एक टेस्टिस है तो आपको एंट्री नहीं लगेगा, इसलिए वहाँ पे टेस्टिस को जांचा जाता है कि उसके पास 2 टेस्टिस है कि नहीं, दोनों टेस्टिस के बीच में दूरी है कि नहीं, है ना। तो वो तो खैर अलग बात है। लेकिन हम चूँकि बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से वहाँ पे देखेंगे कि आखिर टेस्टिस क्या है और टेस्टिस के अंदर होता है क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति में 2 टेस्टिस होता है। टेस्टिस पूरी तरह से गोलाकार नहीं होता। हम लोग कह देते हैं कि ये गोल है, तो ये टमाटर की तरह गोल थोड़े है या प्याज की तरह गोल नहीं, ये अंडाकार संरचना होता है, थोड़ा सा ओवल शेप का होता है टेस्टिस, है ना। अगर आप कभी मीट शॉप पर गए होंगे जहाँ पर बकरा को काटा जाता है मीट को, तो वहाँ पर अगर टेस्टिस को गौर से देखे होंगे तो वो हल्का गुलाबी कलर का दिखता होगा, है ना। तो इसका कलर जो होता है ये पिंकिश है। कैसा है, गुलाबी कलर का है और इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर है। हल्का अंतर है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा ऐसे रहेगा, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है ये कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर है। और गुलाबी कलर होता है। एक पुरुष में 2 टेस्टिस होता है और दोनों टेस्टिस के बीच में क्या होता है, पेनिस होता है, जिसे लिंग कहते हैं या सिसन कहते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग पहले देख लिए थे और इसके बारे में और डिटेल से देखने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए ये टेस्टिस के अंदर हम लोग क्या देखते थे, जैसे बोले थे कि कोई भी हम लोग घर बनाते हैं तो मान लीजिए एक बिल्डिंग खड़ा किया, तो बिल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, छोटा छोटा घर बनाते हैं। उसी ढंग से ये टेस्टिस के अंदर क्या है कि छोटा छोटा ये दीवार है ना। इस दीवार को सेप्टा कहते हैं। इस दीवार को क्या कहते हैं, सेप्टा। और इस 2 दीवार के बीच का जो ये घर है, ये स्पेस है, इसको लोब्यूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लोब्यूल। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इस लोब्यूल के अंदर क्या होता है। इस लोब्यूल के अंदर 3 से 4 बहुत हाईली कॉइल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुंडली, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग देखते हैं कितना ज़्यादा उसमें कॉइल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा कुंडली, तो वो संरचना है स्प्रिंग। या अगर आप जैसे कलम का जो स्प्रिंग होता है या कहीं भी स्प्रिंग देखे होंगे, या अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली का जो भी पौधा है, या खीरा को ले लीजिए या क्या कहते हैं कद्दू का ले लीजिए, तो उससे जो टेंटिकल्स निकलता है उसमें देखिएगा पूरा घुमावदार रेशे जैसा निकलता है, एकदम पतला सा, जैसे यहाँ पर है, और ऐसे घुमावदार ऐसे संरचना निकलता है ना, जो कि किसी मजबूत लकड़ी को पकड़ने में वो के लिए उपयुक्त होता है। तो ये घुमावदार संरचना है, उसी को कहते हैं
क्वाइल्डेड, इंग्लिश में उसको क्वाइल्डेड कहते हैं। तो ये क्वाइल्डेड संरचना है और एक लोब्यूल के अंतर्गत कम से कम 3 से 4 ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होता है। 3 से 4 क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इसी ढंग से हर लोब्यूल में होगा, यहाँ भी होगा 3 से 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब देखिए, चूंकि आज हम लोग पढ़ेंगे कि शुक्राणु का निर्माण स्थल कहाँ पर है। टेस्टिस के बारे में होता है, ये तो हम लोग सामान्य अर्थों में जानते हैं, कोई भी जानता है कि टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन उस टेस्टिस के अंदर स्पेसिफिक जगह कौन सा है, उस टेस्टिस के अंदर कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। अब यहाँ पर ही स्पर्म का निर्माण होगा। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है, यहीं पर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए क्या करना होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को इसका सेक्शन काटना होगा, है ना। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऐसे ऐसे कुंडली संरचना जो है, ये जो नली है, इसको क्या करना होगा? इसको काटना होगा और काटकर उसको माइक्रोस्कोप से देखना होगा, सूक्ष्मदर्शी से देखना होगा, तभी जाकर दिखेगा ना। तो इसको जब देखते हैं तो संरचना ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर जो दिख रहा है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का आरेखीय चित्र है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी कोशिका है ना। अब जैसे एक कोशिका नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस ढंग से ढेर सारा कोशिका है। अब देखिए पहला नंबर कि 2 कोशिका के बीच में कुछ खाली जगह है ना। जैसे कोशिका नंबर 2 3 4 6 5 7 और इसको हम मान लेते हैं 8। तो 8 के बीच में क्या है? एक खाली जगह है। इस खाली जगह को क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो चूंकि 2 के बीच है इसलिए कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसको कहेंगे अंतराली स्थान। अंतराली स्थान। और उसमें क्या है? कुछ कोशिका है। जैसे मान लिया जाए कि कुछ यहाँ पे क्षेत्र है मिट्टी का, यहाँ पर क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पे चारों साइड से घिरा हुआ, और बीच में जो खाली जगह गड्ढा है ना, इसी को क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें सोचिए कि छोटा छोटा टापू निकल गया, है ना, छोटा छोटा टापू निकल गया। इसी टापू का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। मतलब कोशिकाओं से, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर कोशिकाओं से घिरी हुई संरचना है जिसके बीच में कुछ खाली जगह है, और उसी खाली जगह को क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली स्थान कहते हैं। उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स है। अब देखिए इसका काम क्या होता है? ये एंड्रोजन हार्मोन निकालता है। ये क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण भी करता है और उसको सेक्रेशन, मतलब कि यहाँ पर सिंथेसिस एंड सेक्रेशन दोनों होता है, जिसको पुंजन भी कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण भी होता है और सेक्रेशन भी होता है। मतलब सिंथेसिस एंड सेक्रेशन बोथ प्रोसेस कहाँ पर होता है? इंटरस्टिशियल सेल। और ये पुरुष के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका अर्थ निकालें तो एंड्रो का मतलब ही होता है मर्द। ANDRO, एंड्रो मतलब मर्द, और जेन मतलब बनाना, मतलब जो पुरुष को पुरुष बनाता है। पुरुष को पुरुष बनाने वाला हार्मोन कौन है? एंड्रोजन हार्मोन। अगर एंड्रोजन हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा? दाढ़ी मूछ नहीं आएगा। ये जो मूछ दिख रहा है, दाढ़ी दिख रहा है, ये नहीं आएगा। पुरुषों में स्पर्म का निर्माण ठीक से नहीं होगा और होगा भी नहीं। पुरुष का जो कैरेक्टर है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो सब नहीं होगा। तो ये पुरुष को पुरुष बनाता है कौन? एंड्रोजन हार्मोन। इसी ढंग से फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो स्त्री का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या स्त्री का जो शारीरिक संरचना है उसको बनाने में वो मदद करता है। तो पुरुष का जो शारीरिक संरचना है वो एंड्रोजन हार्मोन के कारण बनता है। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है। अक्सर जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो NTPC हो, रेलवे हो, SSC हो या PCS का एग्ज़ाम हो, उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में देगा एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। चॉइस ए दे देगा इंटरस्टिशियल सेल, 2 दे दिया आपको क्या कहते हैं मेल जर्म सेल, 3 दे दिया सर्टोली सेल, और 4D में दे दिया ऑल। या आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण किस कोशिका के अंतर्गत होता है। तो हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर होता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जो एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है? इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए,
तो यहाँ तो हम अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन काट के देखें तो क्या लिखा कि बहुत सारे ऐसे कोशिका हैं, कोशिका से घिरी संरचना है, उसके बीच में कुछ खाली जगह है जहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और वो इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। आप इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि आपका घर में क्या है कि बहुत सारा अनाज है, अनाज को क्या किए, एक बोरा में पैक कर करके रखे। अब जैसे 1 बोरा है, 2 बोरा है, 3 बोरा है, इस ढंग से क्या कर रहे हैं, पैक कर करके आप रख रहे हैं और इसको पूरा छल्ली लगा रहे हैं, है ना। कितना भी हम बोरा को सैंत के रखेंगे तो बोरा का जो कोना वाला जगह होगा वहाँ कुछ जगह बच ही जाता है। अगर आप लोग किसान परिवार से होंगे, अगर आप लोग खेती बाड़ी किए होंगे तो घर में अगर अनाज को चौंक कर रखते होंगे छल्ली लगा कर बोरा के ऊपर बोरा, तो देखते होंगे जो कोना वाला जो जगह रहेगा, बोरा का जो कोना वाला जगह, वहाँ कुछ न कुछ जगह बच जाता है। अब वो जो जगह बच गया उसी जगह को क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, समान अर्थों में आप समझिए। अब उसी में क्या होता है, उसी जगह पे इंटरस्टिशियल सेल होगा जो एंड्रोजन हार्मोन निकालेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस कोशिका के अंदर हम लोग झांक कर देखते हैं आखिर यह माजरा क्या है, यहाँ अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम लोग झांक कर देखते हैं। तो पहले देखिए कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ गए, पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पर 2 टेस्टिस था, ये क्या था, विरसन, ये एक थैली में बंद था। देखिए कैसे कैसे हम लोग अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसको क्या कहे थे, विरसन कोश, इसको बोले थे विरसन कोश या स्क्रोटल सैक। एक थैली में 2 टेस्टिस बंद था, 1 और 2, है ना, जो गुलाबी कलर का था, जिसका लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर था, है ना। अब देखिए इसको हम लोग फिर क्या किए, इसका सेक्शन काटे, उसका एलस काटे, और काट कर जब देखे तो ये संरचना दिखा जो यहाँ पर दिखा है। अब इसका फिर हम काटते हैं, पहले इसको देखे, टेस्टिस को, विरसन कोश को देखे, उसके अंदर टेस्टिस था। अब टेस्टिस को जब काटे तब ये सब दिखा। अब इसके अंदर भी क्या देखे कि एक लोब्यूल, मतलब एक घर के अंदर क्या है कि 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। जो एक मन में हमेशा सवाल आता है कि टेस्टिस के अंदर कहाँ पे शुक्राणु बनता है। हम लोग तो हमेशा सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं और बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर स्पर्म का निर्माण होता कहाँ है। सामान्यतः वो जानते हैं कि विरसन के अंदर होता है, लेकिन विरसन में कहाँ होता है, ये सवाल अगर आता है सामने तो माथा से पसीना निकलना शुरू हो जाता है ना। तो अब देखिए ये जो सेल है, इस सेल में क्या है कि कोशिका का आवरण है। इसका हम लोग डिटेल से फिर अलग से देखेंगे। इसमें क्या है कि कोशिका है जिसको कहते हैं कि मेल जर्म सेल्स, या इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस का क्या नाम है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, उसमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, उसका एक सेपरेट हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किस स्टेप के द्वारा कैसे कैसे होता है उसको डिटेल में देखना होगा। यहाँ पर उसको समझाएंगे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, उसको सेपरेटली समझा देंगे। अभी मोटा मोटी आप जानिए कि मेल जर्म सेल जो होता है जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर ये शुक्राणु जनन होता है। और स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस प्रोसेस के द्वारा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ये देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसा संरचना है, चूँकि ये तो स्प्रिंग के जैसा एकदम हाईली कुंडलित संरचना है, ऐसे नली नुमा संरचना हाईली कुंडलित है। इसके अंदर 2 तरह की कोशिका पाई जाती है। इसका जो इनर लेयर होता है, यहाँ पर सोचिए कि 2 तरह की कोशिका पाई जाती है। किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। एक कोशिका का नाम है मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा का नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, लगता है कि सर, जैसे सर को कहना टटोली, मैंने टटोल के देख लिया कि सर्टोली सेल है ना, तो थोड़ा सा लगता है। तो ये देखिए मेल जर्म सेल जो होता है ये शुक्राणु का निर्माण करता है।
मियोसिस प्रोसेस होता है, उसमें मियोसिस होगा और इस पूरी प्रक्रिया का नाम होता है स्पर्मेटोजिनेसिस। स्पर्मेटोजिनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। अब देखिए स्पर्म का जब निर्माण हो गया तो फिर स्पर्म को भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। अगर स्पर्म का निर्माण हुआ है तो उसको तो खाना देना चाहिए ना। अगर खाना, मान लीजिए जाए कि कोई किसी बच्चा का जन्म हो गया, तो जब जन्म हो गया तो उसको भोजन दीजिए, या पेट में ही जब बच्चा का विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, उसको भोजन तो चाहिए, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। सेम तरह से होता है शुक्राणु में। शुक्राणु का निर्माण हो गया तो उसको तो एनर्जी चाहिए, उसको तो एनर्जी चाहिए। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो ये एनर्जी कौन सप्लाई करता है, ये सर्टोली सेल। सर्टोली सेल खुद स्पर्म नहीं बनाता है, लेकिन जो मेल जर्म सेल है ये स्पर्म बनाता है, तो इसको ये भोजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। मोटा मोटी अगर हम लोग देखें पूरी प्रक्रिया को, ऐसे तो आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो हमने क्या देखा कि एक टेस्टिस के, एक स्क्रोटल सैक के अंदर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक स्क्रोटल सैक के अंदर 2 टेस्टिस होता है, ठीक ना, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, उसका गुलाबी कलर होता है। जब उसका एलएस काटते हैं तो उसमें क्या दिखता है कि बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण होता है। अब इसका जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम लोग यहाँ पे जैसे सेक्शन काटते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जब इसका सेक्शन काटते हैं, है ना, ये जब इसका सेक्शन काटते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे कोशिका के बीच में कुछ खाली जगह है, जिसको इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे, जो एंड्रोजन हार्मोन बनाएगा। इस कोशिका के अंदर, कोशिका के बीच में जब है तो इंटरस्टिशियल, जब कोशिका के अंदर घुस कर देखते हैं, जब अंदर घुस कर देखते हैं तब आता है मेल जर्म सेल्स, जो शुक्राणु का निर्माण करेगा, और इस शुक्राणु को भोजन जो प्रोवाइड करेगा, भोजन जो उपलब्ध कराएगा, उसका नाम है सर्टोली सेल। इस तरह से स्पर्म में कितने प्रकार की कोशिका हुई, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। ज़्यादातर जो 3 बेस्ड है उसमें 3 का बहुत बड़ा महत्व है। 3 में इंटरस्टिशियल सेल, एक बार रिवीजन कीजिए, 3 पॉइंट को याद रखिए। इंटरस्टिशियल सेल क्या किया, इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन हार्मोन बनाया। सर्टोली सेल क्या किया, ये पहले मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया क्या किया, ये मेल जर्म सेल क्या किया, स्पर्म का निर्माण किया। जब स्पर्म का निर्माण हो गया तो फिर सर्टोली सेल क्या किया, उसको भोजन दिया। अब देखिए इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम होता है लेडिक सेल। इसी का दूसरा नाम क्या था, लेडिक सेल। तो कहीं कहीं पर इंटरस्टिशियल सेल के बदले में लेडिक सेल भी कहीं पे मिलेगा। इसका अगर दर्शन हो जाए, कहीं पे मिल जाए तो चौंकना नहीं है और सरप्राइज नहीं होना कि ये क्या आ गया, बल्कि इसी का दूसरा नाम है, इंटरस्टिशियल सेल कहिए या लेडिक सेल कहिए, बात बराबर ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है। तो 5 पॉइंट याद रखिए। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। उसमें किस कोशिका में होगा, तो मेल जर्म सेल्स में। किस प्रोसेस से होगा, तो मियोसिस प्रोसेस से होगा, मियोसिस डिवीजन से होगा। और प्रोसेस का क्या नाम है, स्पर्मेटोजिनेसिस, है ना। एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स में होगा या लेडिक सेल में होगा एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण। और स्पर्म को भोजन कौन देगा, स्पर्म को भोजन देगा सर्टोली सेल। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे नोट कर लें और इसको 1-2 बार देखें। 1-2 बार जब देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो पूरा कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा। और इस तरह से आप ये जो पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार जब मैटर आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, तो फिर आगे पढ़ने में भी मजा आएगा। और क्वेश्चन कितना भी उलझा के पूछेगा, कहीं आप फंसिएगा नहीं। और आगे का जो टॉपिक होगा वो भी पढ़ने में बहुत आनंद देगा। लगेगा विज्ञान हमसे बातें कर रहा है। विज्ञान का जो है विज्ञान साइंस पढ़ने का जो एक लगता है कितना टफ है, समझ में नहीं आता, ये सब मन में जो भी बातें आ रही हैं, नकारात्मक बातें, सब खत्म हो जाएगी और विज्ञान पढ़ने का एक अलग एंजॉय आपको आएगा। पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।